लिंग अनुपात क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है। तो लिंग अनुपात क्या होता है, पहले तो ये आपने लिख देना है कि स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है, स्त्री और पुरुष का जो रेशियो है उसको लिंग अनुपात कहते हैं। और इसकी गणना कैसे की जाती है, इसकी गणना 1000 पुरुषों पर की जाती है। 1000 पुरुषों पर जितनी स्त्रियां होती हैं वो लिंग अनुपात की गणना की जाती है उससे। और भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंग अनुपात है 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सामूहिक यानी कि गुच्छित बस्ती से आप क्या समझते हो। तो गुच्छित यानी कि सामूहिक जो बस्ती होती है उसमें मकान एक दूसरे के साथ सटे होते हैं, पास पास होते हैं, नज़दीक होते हैं। पहली बात तो ये आपने नोट कर लेनी है। दूसरा, ऐसी जो बस्तियां हैं, जो गुच्छित बस्तियां हैं, मुख्य रूप से मैदानी भागों में पाई जाती हैं जहां पर उपजाऊ मिट्टी होती है, परिवहन सुविधा अच्छी होती है और औद्योगिकरण भी वहां अच्छा पाया जाता है। वहां पर सामूहिक या गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। ये आपने नोट कर लेना है, ये इसमें आपने उत्तर लिख देना था। चैनल टनल द्वारा कौन से स्थान जुड़े हुए हैं। तो चैनल टनल जो है उसके द्वारा पेरिस और लंदन जुड़े हुए हैं। ये जो चैनल टनल है ये अटलांटिक महासागर में है, ये आपने नोट कर लेना है। तो पेरिस और लंदन चैनल टनल द्वारा जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में वैश्विक व्यापार का अधिकतम प्रवाह है। तो उत्तरी अमेरिका जो है, इसका ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तरी अमेरिका में विश्व में सबसे अधिक व्यापार का प्रवाह है, फ्लो है। तो यदि उत्तरी अमेरिका नहीं दे रखा हो तो दूसरे नंबर पर यूरोप आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर उत्तरी अमेरिका आएगा। तो ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं, ये आपने नोट कर लेना है। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत में किस राज्य में है, वो बिहार का है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का और सबसे कम घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का। तो इसका घ ऑप्शन बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पेट्रो रसायन उद्योग क्या हैं। तो पेट्रो रसायन उद्योग वे उद्योग होते हैं जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर आधारित होते हैं। इसमें कृत्रिम रेशे आते हैं, उर्वरक आता है, जैसे उर्वरक खाद है, ये पेट्रो रसायन उद्योग में आती हैं। प्लास्टिक है जैसे, और जो कृत्रिम रेशे हैं लाइलॉन, पॉलिस्टर, टेरालिन, ये सभी पेट्रो रसायन उद्योग में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एक अभिकथन दे रखा है और उसका एक कारण दे रखा है। तो आपने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है। अभिकथन है कि श्रीलंका और टोबैगो का भारत की तुलना में एचडीआई में उच्च स्थान है। ये बात बिल्कुल सही है कि श्रीलंका और टोबैगो का भारत की तुलना में एचडीआई ज़्यादा है। भारत का एचडीआई श्रीलंका और टोबैगो से निम्न है, नीचे है। तो ये पहली बात तो बिल्कुल सही है। तो इसमें ए सत्य है, ये आप पहली बात तो देखो ए सत्य है। दूसरी बात देखिए कारण क्या है, श्रीलंका और टोबैगो की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी है, ये बात गलत है। यानी कि जो श्रीलंका और टोबैगो की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। भारत की अर्थव्यवस्था इनसे ऊपर है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ग, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि श्रीलंका और टोबैगो का जो एचडीआई है वो तो ऊंचा है भारत से, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, भारत से नीचे पाई जाती है, अर्थव्यवस्था नीचे है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जल परिवहन के कोई 3 लाभ बताएं। तो जल परिवहन के कई लाभ हैं, हम यहाँ पर 3 लाभ बता देना है। पहला तो जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है परिवहन का, इसमें क्योंकि इसमें कोई मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, जल परिवहन में घर्षण कम होता है, जब घर्षण कम होता है तो ऊर्जा कम लगती है। ये तीसरा क्या है कि जल परिवहन के द्वारा हम जो जलयान हैं बड़े बड़े, उनके द्वारा हम बाहरी वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में आसानी से भेज सकते हैं। ये इसके कुछ लाभ हैं। तो देखिए जल परिवहन का ये आप यहाँ देख सकते हो, मैंने ये लिख रखा है, इसका उत्तर ये भी आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है
आय उपागम एवं कल्याणकारी उपागम की परिभाषा दीजिए। तो आय उपागम और कल्याणकारी जो उपागम है वो HDI जो मानव विकास सूचकांक है उस लेसन से प्रश्न लिया गया है। देखिए इसमें आय उपागम जो है, इनकम जो अप्रोच है उसमें देखिए यह मानव विकास के अध्ययन के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। पहली तो जो उपागम है, जो अप्रोच है मानव विकास के 4 उपागम हैं, उनमें जो सबसे पुराना जो उपागम है वो आय उपागम है। इसमें क्या होता था बच्चों, इसमें ये माना जाता था कि जब किसी व्यक्ति की आमदनी अच्छी है, यानी कि उसके पास पैसा अच्छा है, इनकम ज़्यादा है, तो उसका जो मानव विकास है वो भी ऊंचा पाया जाना एक सामान्य बात मानी गई थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। दूसरा है कल्याण उपागम, यानी कि कल्याण उपागम क्या होता है, इस उपागम के अनुसार सरकार द्वारा लोगों के कल्याणकारी कार्यों जैसे शिक्षा, लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए, सुख साधन चाहिए आदि जो खर्चे थे वो मानव विकास के उसके स्तर को बढ़ा सकते हैं। यानी कि जिन देशों में शिक्षा अच्छी है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा है, सुख संसाधन अच्छे हैं, तो वहाँ का ऑटोमेटिक जो मानव विकास है, उनका जो स्तर है, जो उनका जीने का जो लेवल है वो अच्छा है। तो वहाँ पर कौन सा उपागम काम करता है, वहाँ कल्याणात्मक उपागम उसमें सक्रिय है उस देश में। इसमें इस उपागम में क्या होता है, मनुष्य को सभी विकासात्मक गतिविधियों के केंद्र के रूप में देखता है। इसमें क्या होता है कि जो मानव की जो सभी विकासात्मक गतियाँ जो हैं वो केंद्र के रूप में मानी गई हैं, देखी जाती हैं इस उपागम में। अगला प्रश्न है घुमंतू चरवाहे और वाणिज्यिक चरवाहे में कोई 4 अंतर बताने हैं। घुमंतू चरवाहे यानी कि जो चलवासी चरवाहे हैं, और वाणिज्यिक चरवाहे कौन से, जो कॉमर्शियल हैं, जिसमें स्थायी रूप से हम पशुओं को चराते हैं। तो ये ऐसे भी दे सकता था कि चलवासी पशुचारण और स्थायी पशुचारण में कोई 4 अंतर बताने हैं। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। 2024 में जो एनुअल पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न 5 नंबर का आया हुआ था। देखिए जो घुमंतू चरवाहे हैं वो क्या होते हैं, ये चरवाहे चलवासी होते हैं, यानी कि चारे की तलाश में ये इधर उधर घूमते रहते हैं। इनका कोई स्थायी स्थान नहीं होता, ऋतु के अनुसार भी अपना स्थान बदलते रहते हैं। जब वर्षा होती है तो वहाँ पर घास उग जाती है, तो ये अपने पशुओं के साथ वहाँ चले जाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण आप देख सकते हो कि हरियाणा में राजस्थान के जो चरवाहे हैं वो घुमंतू हैं, वो हरियाणा में आते हैं, उन अपने पशुओं के साथ, जैसे गायें हैं, बैल हैं, बकरी हैं, उनको लेकर के इधर उधर घूमते रहते हैं, हरियाणा में आते हैं। दूसरा क्या है, चलवासी चरवाहे अविकसित तथा प्राचीन पद्धति से पशुपालन करते हैं, यानी कि उनके पास तकनीकी का अभाव है और अधिक विकास भी नहीं हुआ है, उनके अपने पशुओं को पुरानी पद्धति से पालते हैं। तीसरा, चलवासी पशुपालन एक जीवन निर्वाह पद्धति है, वो अपने केवल जीवन निर्वाह के लिए उन पशुओं को रखते हैं, कोई व्यापार के लिए उन पशुओं को नहीं रखा जाता है। अगला जो इसका एक विशेषता क्या है, चलवासी पशुचारण में विभिन्न प्रकार के पशुओं को एक साथ रखा जाता है, यानी कि एक चलवासी पशुपालक है तो वो क्या है कि अपने पास सभी प्रकार के पशु रखता है। अब वाणिज्यिक पशुपालन में देखिए, वाणिज्यिक पशुपालन में चारे और जल की समुचित जो व्यवस्था होती है एक स्थान पर स्थायी रूप से होती है। इसमें दूसरा क्या है, व्यापारिक पशुपालन में, यानी कि जो वाणिज्यिक पशु चराई का जो क्षेत्र है, वाणिज्यिक पशुपालन है, उसमें आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें चिकित्सा सुविधा ली जाती है और पशुओं को समय पर उनकी डॉक्टरी जो चिकित्सा जो प्रणाली है वो अपनाई जाती है, और उनके लिए रहने की, उनको चारे की अच्छी व्यवस्था उनके पास होती है। कौन से पशुपालन में, वाणिज्यिक चराई पशुपालन में। तीसरा है जो वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक पशुपालन है, उसमें दूध, मांस, खाल, ऊन आदि का उत्पादन किया जाता है। चौथा जो है उसमें देखिए, व्यापारिक पशुपालन में पशुओं को अनुकूल दशाओं के अनुसार रखा जाता है, यानी कि गर्मी है तो उनके ऊपर पंखे लगा दिए जाते हैं, कूलर लगा दिए जाते हैं, और यदि सर्दी है तो सर्दी के मौसम में उनको गर्मी दी जाती है। तो इस प्रकार से वे जलवायु के अनुसार उसके अनुकूल उनको रखा जाता है। ये होता है चलवासी पशुपालन और व्यापारिक पशुपालन। घुमंतू यहाँ पर लिखा है तो चलवासी इसका मतलब होता है, और वाणिज्यिक लिखा है तो यहाँ इसका मतलब है व्यापारिक। ये आपने नोट कर लेना है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है पनामा नहर पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो पनामा नहर के बारे में आप टिप्पणी लिख सकते हो अच्छी प्रकार से। मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बना रखी है। तो पनामा नहर भी बहुत इजी है, इसको मैं फिर समझा देता हूँ। देखिए
देखिए पनामा नहर के बारे में आपने क्या लिखना है, पहले तो आप इसकी स्थापना लिख देना कि जो पनामा नहर है वो 1914 में बन करके तैयार हो गई थी। और ये जो पनामा नहर है किस किस को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आपने दो लाइन यहाँ से आपकी बन गई हैं कि अंध महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसका निर्माण जो है 1914 में हो गया था, ये आपने ध्यान रखना है। और इस नहर में क्या है, अटलांटिक जो तट है उसके ऊपर कोलोन बंदरगाह है। कौन सी बंदरगाह है, कोलोन बंदरगाह है। तथा प्रशांत महासागर के तट पर पनामा बंदरगाह इसके ऊपर स्थित है, ये ध्यान रखना है आपने। इस नहर की लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है और पनामा जो नहर है उसके ऊपर जो अधिकार है वो पनामा का है। किसका है, पनामा का। ये पनामा नहर है, ये मैंने डिटेल यहाँ लिख दी है। इसमें इस प्रकार आप पनामा नहर का वर्णन कर सकते हो। अगला प्रश्न पूछा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देखिए ये कारक हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है प्राकृतिक संसाधनों की विविधता। आपको पता है कि विश्व में सभी देशों में एक जैसे प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं, किसी देश के पास ज़्यादा संसाधन है, किसी देश के पास कम संसाधन है। तो इस प्रकार जो विविधता है उस विविधता के कारण भी लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। दूसरा वस्तुओं की अतिरिक्त उत्पादकता, वस्तुओं सेवाओं का अभाव। देखिए कुछ देशों में वस्तुओं की कमी है, किसी देश में वस्तुएं ज़्यादा पैदा होती हैं, तो वस्तुओं का उत्पादन जहाँ ज़्यादा होता है वो कमी वाले स्थानों पर उनको भेज देता है, बेच देता है। तो इस प्रकार व्यापार शुरू हो जाता है। तीसरा परिवहन और संचार के साधनों का विकास। देखिए परिवहन और संचार के जो साधन हैं वो व्यापार को बढ़ाते हैं। जिन देशों में परिवहन और संचार की व्यवस्था अच्छी है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ये भी कारण बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। फिर है आर्थिक विकास तथा जीवन स्तर। लोगों के आर्थिक विकास को ऊंचा उठाने के लिए व्यापार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। और जीवन स्तर जो है उनका जो लेवल है, जो रहने का जो स्टैंडर्ड है उसको भी ऊपर उठाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अगला है सांस्कृतिक विशेषताएं, शुद्ध और शांति। देखिए सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण हम कोई चीज़, अपनी संस्कृति की चीज़ किसी दूसरे देश से मंगा लेते हैं, जो अच्छी लगती है हमें वो मंगा लेते हैं। और शांति के लिए भी, युद्ध के लिए भी, और जैसे दूसरे देशों से किसी चीज़ का, लड़ाकू विमान का व्यापार करना है, शांति के लिए भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ा देते हैं, व्यापार करते हैं। व्यापारिक नीतियां होती हैं, राजनीतिक जो संघर्ष हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देते हैं। ये कुछ कारण थे। अगला प्रश्न देखिए, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। बिग इंच पाइपलाइन क्या है और पाइपलाइन के किन्हीं 4 लाभों और हानियों का वर्णन करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाया है, पेपर अच्छा बना हुआ है आपका। बिग इंच जो पाइपलाइन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन है, ये आपने नोट कर लेना है कि बिग इंच पाइपलाइन, मैंने कई बार कक्षा में भी आपको समझाया है कि बिग इंच पाइपलाइन विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन है और इससे पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं वो उसका परिवहन किया जाता है। देखिए ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बिग इंच पाइपलाइन अमेरिका की एक पेट्रोलियम पाइपलाइन है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। ये आपने नोट कर लेना है कि कौन से विश्व युद्ध के दौरान बनाया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में है बिग इंच पाइपलाइन। ये विश्व की सबसे बड़ी लंबी पाइपलाइन है। इसके लाभ देख लीजिए, जो पाइपलाइन है इसके नहीं, बिग इंच के नहीं, वैसे पाइपलाइन के लाभ देखिए क्या क्या है। एक तो है तरल व ठोस घोल जो है उनको परिवहन करना आसान हो जाता है। पाइपलाइन के द्वारा हम जो लिक्विड चीज़ है और ठोस को घोल करके हम उसको परिवहन आसानी से कर सकते हैं। दूसरा कि ऊर्जा की बचत होती है। पाइपलाइन के द्वारा हमने किसी तरल पदार्थ को हमने वहाँ दूसरे स्थान पर यदि भेजते हैं तो उसमें किसी दूसरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये ऊर्जा की बचत करती है पाइपलाइन। फिर प्रदूषण नहीं, यानी कि पाइपलाइन के द्वारा कोई प्रदूषण नहीं होता। हम ट्रैफिक से, जैसे परिवहन के दूसरे साधन हैं उनसे प्रदूषण होता है, रेलगाड़ी है, जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, आपकी बस है, इनसे प्रदूषण होता है, जबकि पाइपलाइन से कोई प्रदूषण नहीं होता है। ये भी आपने नोट कर लेना है। फिर अगला था समुद्र। इसका फ़ायदा क्या है कि समुद्र में परिवहन। पाइपलाइन का एक फ़ायदा और भी है कि पाइपलाइन को हम समुद्र के अंदर भी गुजार सकते हैं और वहाँ से भी परिवहन किया जा सकता है पाइपलाइन के द्वारा। फिर अगला फायदा, अगला लाभ क्या है पाइपलाइन का, जमीन पर कब्जा नहीं, यानी कि पाइपलाइन को हम अंडरग्राउंड नीचे से बिछा देते हैं, ऊपर आपका मकान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, न किसी सरकार का आपकी ज़मीन के ऊपर कब्जा होता है। तो एक फ़ायदा ये भी है कि ज़मीन के ऊपर पाइपलाइन से कोई कब्जा नहीं होता। अब हम इसके पाइपलाइन के इनकी जो हानियाँ हैं वो देखते हैं। देखिए हानि कौन कौन सी है।
देखिए पाइपलाइन की जो हानियां हैं वो क्या क्या हैं। देखिए बच्चों, पाइपलाइन में लोच की कमी होती है, इसलिए इसे एक बार बिछाने के बाद इसकी अक्षमता बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। ये इसका बड़ा अवगुण है, बड़ी हानि है पाइपलाइन की, कि पाइपलाइन यदि आपने किसी कैपेसिटी की एक बार बिछा दी है तो बार बार उसको हम बदल नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने एक 3 इंची पाइपलाइन आपने अंडरग्राउंड बिछा दी, आपको डिमांड बढ़ गई है, आपको 5 इंची पाइपलाइन की आवश्यकता है, तो हम उसको दोबारा उसको उखाड़ कर ही हम उसको कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। जो बिछी हुई है उसको हम नहीं बढ़ा सकते उसकी कैपेसिटी। एक इसका बड़ा ही दोष है, हानि है। दूसरी हानि क्या है, पाइपलाइन की सुरक्षा करना मुश्किल होता है और भूमिगत पाइपलाइन की मरम्मत करना भी मुश्किल होता है। ये इसने बताया है कि जो पाइपलाइन है उसकी सुरक्षा करना, आपको पता है, आपको न्यूज़पेपर में देखते हो, आप टीवी में भी सुनते हो और देखते हो कि फलानी जगह पेट्रोलियम चोरी हो गया है, पाइपलाइन को उखाड़ दिया गया है। तो इस प्रकार चोरी होने का भी भय रहता है। पाइपलाइन में जो भी तरल पदार्थ हम बहाते हैं उसमें चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। एक है पाइपलाइन टूटने पर ज़्यादा नुकसान हो सकता है और ज़मीन प्रदूषित हो सकती है। ये इसका एक बहुत अवगुण है, बड़ा अवगुण भी माना गया है। ये भी इसका एक अवगुण है कि पाइपलाइन जब टूटती है तो उससे काफ़ी मात्रा में ज़मीन में कोई तरल पदार्थ है उस पाइपलाइन से, मान लीजिए कोई विशेष केमिकल वहाँ से जाता है पाइपलाइन के अंदर से, और वो केमिकल ऐसा है जो हमारी ज़मीन को ख़राब कर सकता है। यदि वो पाइपलाइन टूट जाती है, लीकेज हो जाती है, तो हमारी ज़मीन को प्रदूषित कर देती है। ये भी इसका एक नुकसान है। तो ये पाइपलाइन के मैंने हानि और लाभ आपको बताए, और बिग इंच जो पाइपलाइन है वो मैंने बता दी कि बिग इंच जो पाइपलाइन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये हमारे कुल 13 प्रश्न थे, ये मैंने आपको समझा दिए। इसको अच्छी प्रकार से आपने दोबारा फिर देख लेना वीडियो को, यदि समझ में नहीं आई तो।